कंडीशंस थी, उन हाँ, जो अर्ली अर्थ कंडीशंस थी, उन अर्थ कंडीशंस के अंडर इनऑर्गेनिक मैटर आहिस्ता आहिस्ता धीमा धीमा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी, इन लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर अपैरेटस बनाया जिससे हाँ, उन्होंने अर्थ कंडीशंस, पुराने एंशियंट अर्थ कंडीशंस को स्टिम्युलेट किया, जैसे कि जिसमें लाइटनिंग थी, क्योंकि पहले कंटिन्यूअस लाइटनिंग होती थी, और उसके बाद उन्होंने उससे क्या और उससे उन्होंने क्या किया, देख कैसे समझा, उसमें डायग्राम बना नहीं सकती ना सर, तो उसमें क्या किया, एक मिक्सचर रखा जो कि उन्होंने कहा कि ये ओशन है, वो डिपिक्ट कर रहा था कि वो ओशन है, जिसमें उसमें गैसेस का मिक्सचर था, जैसे वाटर वेपर, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, ओशन हाँ, और एटमॉस्फेयर दिखाया, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स उन्होंने डिस्चार्ज किया गैसियस मिक्सचर में, हाँ, जिससे लगे कि लाइटनिंग हुई है। जब ये हाँ, करने के बाद जो उनका अपैरेंट और जो स्टीम बना, उस स्टीम को उन्होंने कंडेंस किया और नीचे कलेक्ट किया। उस कलेक्शन को जब उन्होंने एक दो हफ्ते बाद उन्होंने चेक किया, तो उसमें एमिनो एसिड का फॉर्मेशन दिखा था उनको, जिससे उन्होंने वो हाइपोथेसिस प्रूव किया। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा किस टॉपिक में आता है? इनऑर्डर बायोलॉजी के इकोलॉजी में आता है ना? यस सर, ये इकोलॉजी, सब इवोल्यूशन के बारे इकोलॉजी वाला पोर्शन ही है ये सब। में। सर, तो वो क्वेश्चन देखो आता नहीं है, तो हम लोग सीधा शुरू करेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर से एंड फंक्शन से। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे बोलोगे कि दिस इज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? क्या होता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर और फंक्शन? स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम अगर मैं बात करता हूँ, ये है इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, एक होगा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और एक होगा तुम्हारा फंक्शनल। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे? इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है बताओ। सर बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी डिवीजन है या सिर्फ एबायोटिक ही है? सच पता नहीं हमें, मतलब, और एग्जांपल्स पर। क्या बात करते हो, एग्जाम्पल नहीं बताया तुमको? एबायोटिक के भी दो डिवीजन है। क्या डिवीजन है? पहला आता है तुम्हारा फिजिकल और दूसरा आता है केमिकल। नहीं है? हाँ नाइट्रोजन साइकिल अभी तो पढ़ा हुआ है जो हाँ तुम हाँ, करते हैं, वो यस सब सर, क्या है? यस सर, केमिकल है। और फिजिकल क्या यस है सर, तुम्हारा? सनलाइट। यस सर, है कि नहीं? सॉयल। यस सर। बायोटिक में क्या आ जाएंगे? बायोटिक में तो डिवीजन है। कौन सा? एक, फ्लोरा, दो फाना। और तीन है। कौन सा है? शुरू होता है ऑटोट्रॉप से। फिर क्या आता है? खाने वाले, कंज्यूमर्स। हेटेरोट्रॉफ्स। अरे कंज्यूमर्स। यस सर। फिर आएगा तुम्हारा डिकम्पोजर्स। है ना? बायोटिक के डिवीजन ऐसे है। फंक्शन में क्या आ जाएगा सबसे पहले? एनर्जी फ्लो। क्या? एनर्जी फ्लो। सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी फ्लो? अरे भाई, एनर्जी फ्लो कैसे हो जाएगा सबसे पहले? फूड चेन एंड ऑल, मैं फूड चेन, सबसे तो नहीं फूड बोल चेन। फूड चेन आएगा रहा, सबसे पहले। अच्छा, फूड चेन का डेफिनेशन क्या बताओगे? व्हाट इज फूड चेन? अगर कोई पूछ दे तुम्हें कि व्हाट इज फूड चेन, तो उसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? सक्सेसिव लेवल्स जिसमें ऑटोट्रॉफ से जो, मतलब चेन जिसमें खाने वाला चेन, मतलब जिसमें एक लेवल से दूसरे खाने लेवल, खाने वाला चेन। मतलब प्रेडेटर्स और प्रे टू प्रेडेटर्स वाला हो रुको, सकता है। चांद जी बताएंगे। चांद जी, फूड चेन क्या होता है?
बताओ। eating and being eaten. क्या? Process of eating and being eaten. हाँ, ईटिंग एंड बीइंग इटेन। ठीक है। अब ईटिंग एंड बीइंग इटेन करने से क्या होता है? एनर्जी फ्लो होती है। सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी नहीं का ही होता तो है। सिर्फ एनर्जी ही नहीं न्यूट्रिएंट होता है। हाँ। हाँ, दो चीजें। न्यूट्रिएंट मटेरियल साइकिल भी तो होता है सर। मटेरियल साइकिल एंड न्यूट्रिएंट्स बोलो ना। एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। दूसरा क्या है फंक्शनल एट्रीब्यूट में? मैम दूसरा क्या है? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। अरे, फूड चेन गया तो प्रोडक्ट। उसके बाद फूड वेव आएगा ना। हाँ सर फूड। हाँ। तीसरा है एनर्जी फ्लो, जो बोल रही थी एनर्जी का फ्लो। चौथा क्या आएगा? अब एनर्जी फ्लो होगा तो उसके साथ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगा। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगा। फिफ्थ क्या है आपका? पिरामिड बनेगा। पॉलिटिकल। ठीक है। और सिक्स्थ में हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये सब के सब तुम्हारे फंक्शंस में आता है, इकोसिस्टम में ये सब फंक्शन। इतना तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हमको यूनिट्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनिजम्स के लेवल पढ़ने जरूरी भी है। जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिजम्स के लेवल भी पढ़ने जरूरी है। तो उससे पहले जानना जरूरी है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, फिजिकल और केमिकल क्या है, और वो कैसे एक्ट करते हैं इकोसिस्टम में। इन्हीं चीजों पे ही घूमना है, हर चीज को इसी इन्हीं टॉपिक्स पे ही घुमाना है। ये पूरा यूनिट ही इसी चीज पे है। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल एबायोटिक फैक्टर, फिजिकल एबायोटिक फैक्टर क्या क्या होंगे? फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे? बताओ। सुदेशना, क्या होंगे? सर सनलाइट, इट्स वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। हम्म। इकोसिस्टम में वो क्या करता है, क्या रोल है उनका? हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा। खाली वही है? सनलाइट यही सब है और कुछ नहीं है? नहीं है, अरे कैसे, और भी है। कैसे भूल जा रहे हो? टेम्परेचर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। टेम्परेचर बोला तो सर मैंने। तो टेम्परेचर में क्या करता है वो? क्या इफेक्ट करता है टेम्परेचर, क्या इफेक्ट कर सकता है? बताओ, टेम्परेचर क्या इफेक्ट कर सकता है? क्या चांद जी, टेम्परेचर क्या कर सकता है? कुछ तो सोच के बताओ, इतना सारा चीजें एनवायरमेंट में देख चुके हो। 30 से 40 साल गुजार चुके हो आप लोग, तो अब तो उन लोग तो पता ही होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे एक्ट करता है, क्या होता है इकोसिस्टम में टेम्परेचर चेंजेस होने से। ये क्या करता है, इफेक्ट करता है।
affect the rate of all metabolic processes. सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इससे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं हमारे बॉडीज में या इकोसिस्टम में, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, वो सब टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद क्या करता है? ट्रिगर्स माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन बिहेवियर, है कि नहीं? हाइबरनेशन और माइग्रेशन वाले बिहेवियर को भी तो ट्रिगर करते हैं। जैसे पांडाज वगैरह है, वो तभी निकलते हैं जब गर्मी होता है, सर्दियों में तो हाइबरनेट हो जाते हैं ना, है कि नहीं सुदेशना? ये यस सब सर। बिहेवियर है कि नहीं? ये सब बिहेवियर है। अब वाटर तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, वाटर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है? वाटर को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, वाटर क्या रोल प्ले करता है, वाटर यू नो, ठीक है? वाटर क्या करता है ये सबको पता है, ठीक है? ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ही चाहिए बॉडी में, ठीक है? सनलाइट, वो तो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है? अब सनलाइट के कुछ और भी वर्क है। एक तो फोटोसिंथेसिस करता है, एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ये वर्ड का मीनिंग समझा पाओगे सुदेशना? व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? बताओ। जिससे सर ये एक मतलब एक ऐसा फैक्टर है ये एक ऐसा फैक्टर मतलब एक्शन है जिससे एनिमल्स या प्लांट्स कुछ भी लाइट और डार्क का जो टाइम रहता है उस पे अपना उससे अपना रिस्पॉन्सेज डिले करती है या उसके ऊपर डिपेंड उस पे डिपेंड करती है अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। ये है फ्लावरिंग इन प्लांट्स एंड ब्रीडिंग साइकिल्स इन एनिमल्स, ये इफेक्ट होता है। कैंप प्लांट्स, कैंप C4 C3 जानते हो, ये सब वही तो करता है, ठीक है? अब इसके बाद आता है तुम्हारा सॉइल, इसके बाद आएगा फिजिकल एबिलिटी फैक्टर में तुम्हारा सॉइल, ठीक है? अब सॉइल क्या करता है भाई? सॉइल का क्या रोल है? वही न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल से ही आएंगे, ठीक है? वो तो तुमको पता ही है। उसके बाद क्या करता है? पीएच कंट्रोल, ठीक है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, स्पेशली किन के लिए इनका जो काम है वो स्पेशली हेल्पफुल होता है तुम्हारा डिकम्पोजर्स के लिए और अर्थवर्म्स के लिए, जो बोरोइंग एनिमल्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको क्या लगता है, सलाइन सॉइल में तुम्हारा अर्थवर्म रह सकता है? ये लगता है तुमको? लीच जो है वो क्या सलाइन सॉइल में रह सकता है? नहीं रह सकता है ना, तुमको तो पता ही है। जॉक जो होता है वो तो मर जाता है ना अगर नमक डाल दो तो, यस। ठीक है? तो वो नहीं रह सकता है ना। अर्थवर्म के साथ तुम सॉइल वाला सलाइन सॉइल में अर्थवर्म डाल दो, वो तो मर जाएगा ना, वो तो सही बात है। तो ये तो है ही। तो ये सब लिमिटिंग फैक्टर्स भी है, यही सब लिमिटिंग फैक्टर्स है तुम्हारे, टेम्परेचर, वाटर, ठीक है? ये सब तुम्हारे लिमिटिंग फैक्टर्स में आता है। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है तुम्हारा, एक होता है रियलाइज्ड नीश, और दूसरा वाला क्या है बताओ? एक रियलाइज्ड नीश है, दूसरा वाला बताओ।
पता है या नहीं पता है? पढ़ा है फंडामेंटल नीश। हाँ, दोनों में अर्थ क्या है, अंतर क्या है? फंडामेंटल नीश जो बेसिकली जिसपे हाइपोथेटिकली एक पर्टिकुलर एरिया या मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, और रियलाइज जिसमें अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो उसके एंड टाइम में भी काम करे, उसके बेनिफिट पे भी काम करे, उन दोनों के काम करने पे वो जहाँ रह सकता है वो रियलाइज, मतलब वो एक्चुअली जहाँ पे रह सकता है। तो फंडामेंटल जो है वो तुम्हारा किस बेसिस पे है? एक्चुअल ओरिजिन के बेसिस में। और रियलाइज्ड जो है वो किस चीज पे है? ऑक्यूपेशन के बेसिस, है ना? ये चीज भी बोल सकते हैं। तो इनमें अंतर है, बहुत सारा अंतर है। क्या अंतर है वो चीज जानो, सबसे जरूरी चीज। जैसे कि एंटायर सेट ऑफ जो फिजिकल एबायोटिक कंडीशंस है एंड रिसोर्सेस है, ठीक है, तो उस केस में ये चीज कंसिडर किया जाता है। जैसे कि फंडामेंटल नीड्स की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इस स्टेट में एंटायर सेट ऑफ फिजिकल कंडीशंस, वही एबायोटिक वाले सारे, एंड रिसोर्सेस अंडर विच स्पीसीज कुड सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन Yes, इसमें sir. एक चीज, एक वर्ड और ऐड किया जाता है जिसको जानना जरूरी है। वो क्या है तुम्हारा? इफ देयर वेयर नो कंपटीशन और प्रेडेशन, ये नहीं होगा तभी उसको फंडामेंटल नीड्स के तौर पे समझा जाता है। ये एक आइडियलाइज्ड और एक अच्छा सोचने वाला कंडीशन है। बट रियलाइज्ड नीड्स में ये सब नहीं है। ये क्या है? एक्चुअल सेट है, एक्चुअल सेट ऑफ कंडीशंस एंड रिसोर्स species does occupy and use, taking consideration of all biotic interactions। सारे बायोटिक इंटरेक्शंस को इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। जैसे कंपटीशन हुआ, प्रेडेशन हुआ, पैरासिटिज्म हुआ, ये सारे जब तक नहीं आएंगे तब तक वो रियलाइज्ड नीड्स में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। बायोटिक फैक्टर्स इग्नोर किए जाते हैं फंडामेंटल नीड्स में, ठीक है। अब रियलाइज्ड नीड्स में बायोटिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब फंडामेंटल नीड्स तो ऑब्वियसली लार्ज वाला होगा, और ये रियलाइज नीड्स छोटा वाला होगा, ठीक है। ये सब भी पता होना चाहिए तुमको, वो तो समझ में आता ही है, वो तो देख के ही समझ में आता है। Yes, sir. इसमें कुछ और भी है, हाइपर वॉल्यूम नीड्स वगैरह है। कल कंसिडर करो हाइपर वॉल्यूम नीड्स, जिसमें क्या है, सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इंक्लूड कर दो, जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, पीएच, फूड पार्टिकल, ह्यूमिडिटी, सब इंक्लूड कर दोगे। मल्टी डायमेंशनल स्पेस में अगर कंसिडर करोगे तो हाइपर वॉल्यूम नीड्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है तुम्हारा? बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। नहीं, केमिकल केमिकल इंटरेक्शंस। तो ये तो हो गया तुम्हारा फिजिकल एबायोटिक फैक्टर। अब आते हैं केमिकल एबायोटिक फैक्टर्स में। केमिकल एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, बताओ अजय जी, क्या क्या आएंगे केमिकल एबायोटिक फैक्टर्स में?
वो तो बिना देखे भी समझ में आता है सुदेश ना, वो तो समझ में आता ही है ना, बिना पूछे भी समझ में आता है केमिकल। सैलिनिटी, पीएच, हाँ, न्यूट्रिएंट लेवल्स जो भी होगा सॉइल में या वाटर में, कंसंट्रेशन उनकी। एबायोटिक फैक्टर्स में तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहले तो न्यूट्रेंट्स, फिर आ जाएगा तुम्हारा पीएच, है ना। पहले आएगा न्यूट्रिएंट्स, फिर आएगा पीएच, फिर क्या आएगा, सैलिनिटी, सैलिनिटी, concentrations, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो बात की बात है, गैसेस आएंगे, गैसियस कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, ये है, क्योंकि गैस इधर उधर मूव कर रहा है ना, तो ये सब कंसिडर किए जाएंगे तुम्हारे केमिकल एबायोटिक फैक्टर। ठीक है। अब फूड चेन जो है वो किस बेसिस पे काम करता है, वो काम करता है तुम्हारा कंपटीशन वाला जो कहानी है उसके बेसिस। तो जो प्रेडेशन है, कंपटीशन है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, बताओ। relations, interspecific relationships. नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कमेंशियलिज्म, एमेंशियलिज्म, वो भी हाँ तो हाँ पूछता है ना, यस। वो बताओ। तो सर पहला म्यूचुअलिज्म, हम्म। जिसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं। उसके बाद फिर आया कंपटीशन, जिसमें दोनों स्पीशीज का एक हार्म होता है। फिर प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, इन दोनों में एक स्पीशीज बेनिफिट करती है तो दूसरा हार्म ये होती है। तो ये नीट का, नीट वाला जो है, नीट वाला पढ़ाई है, नीट हाँ में ये सब क्वेश्चन हाँ था। हाँ तो हाँ, फिर इसमें कमेंसलिज्म। सबसे इसका टेबल बनाते हैं ना, हाँ रिलेशनशिप। ठीक है। यहाँ पे होता है स्पीसीज वन, स्पीसीज टू। सबसे पहले तुमने बोला म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, प्लस, दोनों में है ना। पॉजिटिव। कमेंशियलिज्म में एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक जीरो। एक एक प्लस प्लस एक एक जीरो। जीरो। पैरासिटिज्म में एक प्लस प्लस एक माइनस। एक प्लस एक माइनस। माइनस, प्रेडेशन में सेम, एक प्लस एक माइनस। वही प्लस और माइनस। फिर उसके बाद क्या आता है, सर एमेंसिलिज्म। कंपटीशन। रुको, कंपटीशन आता है ना, यस सर। कंपटीशन भी आएगा, कंपटीशन में दोनों ही माइनस है। उसके बाद आता है एमेंशियलिज्म। एमेंशियलिज्म, तो एमेंशियलिज्म में क्या हो जाएगा, जीरो एंड माइनस हो जाएगा ना। यस सर, एक नेगेटिव में और एक का कोई फर्क नहीं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं, म्यूचुअलिज्म में हम लिख सकते हैं तुम्हारे बीज, लाइकन्स। नहीं नहीं, बीज और पॉलिनेशन, बीज का पॉलिनेशन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ, फ्लावर्स के साथ। ठीक है, ये होगा, है ना। तो और दूसरा वाला क्या है, कमेंशियलिज्म में अगर हम बात करें तो एक बैरनैकल्स होते हैं, ये पता है तुमको, जो अटैच होते हैं तुम्हारे वेल के स्किन के साथ। स्किन के साथ। वो क्यों की जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए फूड कैप्चर के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उनके
शरीर में चिपक के घूमते हैं वो, ठीक है, जिससे वेल को कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। अब पैरासिटिज्म तो समझ रहे हो, टिक जो है वो फीड करता है, ब्लड चूसता है, फीड्स ब्लड ऑफ मैमल्स, तो उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन मैमल्स को फायदा नहीं हो रहा है, उसको उल्टा बीमारी पैदा हो रही है, ठीक है। अब प्रिडेशन तो सब जान रहा है, लायन हंट्स करेगा, ठीक है, किसका, तुम्हारा हर्बीवोर्स का। कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में क्या आ जाएगा, अगर दो टाइप के गैसेस ग्रास है, टू स्पीसीज ऑफ ग्रास, ये क्या करते हैं, ग्रास में compete होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। अब एमेंशियलिज्म में अगर मैं बात करूं तो अगर ट्री के बोलते हैं लार्ज ट्रीज, अगर बड़े बड़े ट्रीज है तो वो क्या करेंगे, शेड्स शेड दे देंगे किसको, तुम्हारे प्लांट्स को, कौन से प्लांट्स को, स्मॉल प्लांट्स को शेड देंगे। तो लार्ज ट्री स्मॉल प्लांट को शेड दे देने से क्या होगा, स्मॉल प्लांट का तो ग्रोथ होगा ही नहीं, वो तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, उसका नेगेटिव ग्रोथ होगा। लेकिन लार्ज ट्रीज को कोई फर्क पड़ना नहीं है, उस पर जीरो इफेक्ट। तो एमेंशियलिज्म का ये एक हमारा पॉइंटर है। इसके बाद सिम्बायोसिस रिलेशन भी होता है, वही म्यूचुअलिज्म कमेंशियलिज्म कंसेप्ट में, ठीक है। फिर एक फैक्युलेटिव होता है, फैक्युलेटिव में क्या होता है कि तुम्हारा ऑर्गेनिज्म जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, बट बेनिफिट होता है दोनों को, ठीक है। ऑब्लिगेटरी में क्या होता है कि एटलीस्ट वन स्पीसीज को कम से कम डिपेंडेंट होना चाहिए सर्वाइवल के लिए दूसरे स्पीसीज पे। तो ये सब रिलेशनशिप है, इनके बेसिस पे तुम्हारा फूड चेन का भी कहानी बनता है। तो जो फूड चेन है, फूड चेन के टाइप्स कितने हैं, पहले ये बताओ। सर ग्रेसिंग, दो टाइप्स है ना फूड्स के, ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटिस फूड, रिट्रैक्टिव डेट्राइटिस फूड फूड। चेन। तो ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन में अंतर क्या है। सर ग्रेजिंग फूड चेन वो हो गया जो ट्रेडिश है, और रिट्रैक्ट ग्रेजिंग बोल रहे हो और दूसरा बोल रहे हो डेट्रिटस। डेट्रिटस, तो ग्रेजिंग कहाँ से शुरू होता है, प्लांट से, प्लांट। सॉरी ऑटोट्रॉफ्स। ग्रेजिंग तो प्लांट से होता है ना। यस। तो प्रोड्यूसर, प्लांट्स क्या बोले, उनको बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे ना, जैसे कि तुम्हारा प्लांट्स तो आएगा ही, ग्रीन वाले, उसके बाद क्या आता है, एल्गी भी तो आता है, एल्गी भी आता है, फाइटोप्लैंक्टन भी आता है, ठीक है, ये भी तो आता है। ये कहाँ से शुरू होता है, डेड ओएम, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है ना, ठीक है। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारा, फॉलन लीव्स, डेड बॉडीज, ठीक है, फॉलन लीव्स, डेड बॉडीज, उसके बाद तुम्हारा एनिमल का जो वेस्ट है वो सब,
एनिमल वेस्ट, ये सब कंसिडर होगा ना डेट्रिटस में। अब इसमें जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेजिंग में एनर्जी सोर्स की बात करें तो सनलाइट है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस शुरू हो रहा है तो एनर्जी का सोर्स जो है वो सनलाइट है। ग्रेजिंग में एनर्जी का सोर्स जो है एनर्जी सोर्स सनलाइट। क्या डेट्रिटस में ये है? नहीं है। डेट्रिटस में क्या हो सकता है सुदेशना? ये जो डेड बॉडी होगी या जो लिटर रहेगा उसमें, अरे उसको कुछ टाइप ऑफ एनर्जी तो बोलेंगे ना। केमिकल। बॉडी डिकम्पोज होने के बाद केमिकल में ही तो कन्वर्ट होता है। तो केमिकल है तुम्हारा, केमिकल एनर्जी जो है वो डेट्रिटस का सोर्स है। ठीक है। अब एनर्जी फ्लो तो तुम समझ रहे हो, एनर्जी फ्लो बताने की जरूरत नहीं है। डेट्रिटस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह करता है, ठीक है, वो तुमको पता ही है। ओके, ये चीज पता है। अब इसमें कंसेप्ट फिर कहानी आता है तुम्हारा एनर्जी फ्लो का। ठीक है। क्या एनर्जी फ्लो के मॉडल्स पढ़े हो आप लोग? एनर्जी फ्लो के मॉडल्स पढ़े हो? वो वाई मॉडल वो सब सब हाँ हाँ, ग्रेजुएशन के वक्त पढ़ा था सर, याद है। हल्का हल्का, बहुत अच्छे तरीके से। याद से याद है, मुझे ज्यादा अच्छे फ्लो के तरीके से याद मॉडल नहीं याद है। बताओ बताओ, आप बताओ, याद है तो। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल होता है, एक वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल होता है, एक होता है यूनिवर्सल फ्लो एनर्जी मॉडल। सिंगल चैनल फ्लो मॉडल। अब इसमें क्या फर्क है सिंगल चैनल फ्लो मॉडल में? क्या होता है सिंगल चैनल फ्लो मॉडल में? क्या होता है इसमें? लीनियर स्ट्रक्चर होगा, है ना? लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर होता होगा। हाँ, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। बेसिक फूड चेन वाला जो फ्लो है उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगा। ठीक है। बट ये एक्यूरेटली तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब एक्चुअल जो एनवायरनमेंट में ये थोड़ी होता है। एक्चुअल एनवायरनमेंट में तो ये होता ही नहीं है ना। एक्चुअल एनवायरनमेंट में तो कुछ अलग होता है। ये आता है तुम्हारा वाई शेप्ड। अब वाई शेप्ड फ्लो मॉडल में क्या अंतर है लीनियर और इसमें? बताओ। इसमें दो चैनल होंगे, टू चैनल। इसमें दो चैनल फ्लो मॉडल है। ठीक है। अब दो चैनल फ्लो मॉडल को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है साइमल्टेनियसली एक पॉइंट। मतलब वही है, ग्रेजिंग और डेट्रिटस दोनों को मिला दिया एक पॉइंट पे लेके। ठीक है। तो यहाँ पे वाई शेप्ड में क्रिटिकली वो दिखा रहा है कि डिकम्पोजर वाला जो प्रोसेस है वो इनिशियली यूज होता है, मतलब इनिशियली वही है, उसके बिना नहीं हो रहा है। इनिशियली उसी से ही शुरू हो रहा है सब चीज। जो डेट्रिटस वाला जो है उसी से सब शुरू हो रहा है, वो उस पे फोकस कर रहा है। किसमें? वाई शेप्ड में। फिगर दिखा देते हैं और अच्छे से। वाई शेप्ड, ये ना, समझ में आया? यही तो है है। यस सर। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्शन, कम्युनिटी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप डिकम्पोजर ऐड किया वहां पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर एक्सपोर्ट हुआ। वाई है, क्यों दिख रहा है तुमको वाई की तरह ना, इसलिए वाई है वो।
ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल वाला बताओ, क्या नाम है उनका, चांद जी, यूनिवर्सल वाला क्या होगा? कहाँ चले गए? तुमको पता है यूनिवर्सल क्या है सुदेशना? ये सब जो वाई मॉडल तक ही आता था मुझे अच्छे से याद नहीं था, यूनिवर्सल वाला तो क्योंकि इसी पे तो क्वेश्चन पूछेगा, बाकी तो टॉपिक में है ही क्या, कुछ नहीं है। मतलब ओडम में पढ़ा था जब ग्रेजुएशन में थे हम लोग। ओडम ओडम वाले बुक में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है। लास्ट एनर्जी। देखो यूनिवर्सल फ्लो मॉडल कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल फ्लो मॉडल, तो वो कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड है। कौन से सिद्धांत पे? फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। अब वो क्या है, वो चीज समझो। अगर हम बात करते हैं एनर्जी का बैलेंस, एनर्जी का अगर बैलेंस हम देखते हैं तो क्या होता है, देखो एक इनपुट एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? इनपुट एनर्जी दो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एक होता है ए, एक होता है तुम्हारा एन यू। ये क्या है, इनपुट एनर्जी है। और ये ए क्या है, एसिमुलेटेड एनर्जी है। और एन यू क्या है तुम्हारा, नॉट यूटिलाइज्ड एनर्जी है। नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, जो कि यूटिलाइज नहीं होता है वैसी एनर्जी है। तो ये तुम्हारा इनपुट एनर्जी का कहानी है। बट इसमें जो एसिमुलेटेड एनर्जी होता है, इसका भी डिवीजन हो रखा है। इसको पी प्लस आर में तोड़ा गया है। अभी पी क्या होता है? पी होता है तुम्हारा प्रोडक्शन, और आर होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन। ठीक है, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा है। प्रोडक्शन किस लिए काम करेगा? देखो प्रोडक्शन का अर्थ क्या है, तुम खाई, खूब खाई, भर भर के दबा के खा ली, और रेडी हो गए हो किसके लिए? लायन के लिए, है ना। खा पी के अपने बॉडी बॉडी को पूरा तंदुरुस्त मक्खन की तरह बना दिए हो कि लायन आएगा और तुम्हें खा लेगा। तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए जो एनर्जी अवेलेबल रहता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। रेस्पिरेशन तो तुम समझ रहे हो, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से अगर लॉस ऑफ हीट हो जा रहा है, जिसके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही बोलता है ना, कोई इंजन ऐसा नहीं बना है जिसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है, हीट हमेशा रिलीज होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी को तो डिटरमाइन करता है, वो है। ठीक है। अब नॉट यूटिलाइज्ड वाली एनर्जी कौन सी हो सकती है? नॉट यूटिलाइज्ड वाली एनर्जी डिकम्पोजर वाला है, क्योंकि एनर्जी है अनडाइजेस्टेड मटेरियल अगर रहेगा, सपोज करो। अनडाइजेस्टेड मटेरियल समझ रहे हो? अनडाइजेस्टेड मटेरियल मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर हमारे बॉडी से भी तो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स निकलते हैं। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, जो अनयूटिलाइज्ड है, वो सारे के सारे तुम्हारे नॉट यूटिलाइज्ड में आ जाएंगे। तो इस पे बेस्ड है तुम्हारा यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। ठीक है। वो ये चीज बताता है कि एनर्जी जो है वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, और किस तरीके से लॉस हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। देख लेते हैं। ये है, ये है, समझ में?
ये यूटिलाइजेशन के बेसिस पे है, ये जो फ्लो मॉडल है यूनिवर्सल वाला, ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें जब पढ़ रहे हो फूड चेन वगैरह, तो उसमें ये सब कहानी के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे एक्ट करता है, कैसे एक्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये वाला? यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया यूनिवर्सल फ्लो मॉडल। अब फूड वेब तो फूड वेब को बताने की जरूरत नहीं है। और न्यूट्रिएंट साइकिल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल तो सारे ही पढ़ चुके हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह पढ़ चुके हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स में जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से लेते हैं जाइलम फ्लोएम, उसकी कहानी बताओ, क्या करता है वो सब? याद नहीं है सर। क्या जाइलम फ्लोएम याद नहीं है कैसे काम करता है? क्या अजय जी बताइए। सर जाइलम करता है सर, ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स को करता है कैसे करता है? सर, थ्रू रूट्स, यूनिडायरेक्शनल में करता है सर। मतलब पूरा बताओ ना। स्ट्रक्चर तो बताओ पहले। हाँ, जाइलम में क्या होता है? डेड सर सेल्स जाइलम होते हैं। पेरेंट का। जी सर। तो डेड सेल से बना है। ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं उसमें। जाइलम फाइबर होता है सर, पेरेंकाइमा हाँ, होता है। हाँ थोलो होता है। जी। ठीक है। और उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ये भी याद रखो। रूट्स टू लीव्स होता है, जी। वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है। जी। लेकिन जो ये जी। मैकेनिज्म है वो किसी थ्योरी पे तो बेस्ड होगा ही। तो वो जो थ्योरी है उसको क्या बोलते हैं? कोहेशन टेंशन थ्योरी। जो तुम्हारा जाइलम लेके जाता है वो क्या है? कोहेशन टेंशन थ्योरी, है कि नहीं? ट्रांसपिरेशन है ना, ट्रांसपिरेशन क्या करता है? एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है लीव्स में, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो ऑटोमेटिक कोहेसिव फोर्स के वजह से वो पुल आउट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब इसका ठीक उल्टा क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? डेड सेल्स नहीं है, वो लिविंग सेल। जी सर। उसमें क्या है? सीव ट्यूब्स होते हैं। सीव ट्यूब्स होते हैं जिसमें से क्या जाता है तुम्हारा, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं है। ये चीज क्लियर है, फ्लोएम में न्यूक्लियस नहीं है, उसमें कंपेनियन सेल्स होते हैं, जो कि तुम्हारा क्या करता है, सीव ट्यूब से तुम्हारा परफोरेटेड होता है तो उसमें खाना जाके पहुंचता है, लेकिन ये बाई डायरेक्शन, ये अंतर है। वो बात। यूनिडायरेक्शनल था, लेकिन बट जो तुम्हारा फ्लोएम है दैट इज बाई डायरेक्शनल। सोर्स से सिंक तक भी जा सकता है, सर, सिंक से सोर्स तक भी आ सकता सर साथ में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। है। हाँ हाँ, वो तो पता है, वो तो समझ में आता है। ये इसका जो थ्योरी है वो अलग है। इसका थ्योरी है प्रेशर पे, प्रेशर फ्लो थ्योरी है यहाँ पे। वहां पे क्वेश्चन टेंशन थ्योरी था, यहाँ पे प्रेशर फ्लो थ्योरी है। मतलब क्या है कि सुक्रोज जो कि प्लांट पैदा करता है, सुक्रोज, सुक्रोज जो है एक्टिवली लोड कर दिया जाएगा तुम्हारा सोर्स। ठीक है, जैसे कि फ्लोएम हुआ,
जिससे क्या हो जाएगा, लोअरिंग द वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा। उससे क्या होगा, वाटर मूव करेगा, कहाँ से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से मूव करेगा एडजेसेंट जाइलम से इनटू फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, जिसपे टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, पता होगा टर्गर प्रेशर होता है जो कि सोर्स पे लगता है। ठीक है, वो फिर प्रेशर डिराइव करके तुम्हारा पल्प फ्लो को बढ़ाता है, फिर वो सिंक कर जाता है रूट और फ्रूट्स में। ठीक है, तो ये सब है, ये सब पता होना चाहिए, जाइलम फ्लोएम का कहानी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस पे लागू होता है जाइलम फ्लोएम। मतलब कहानी तुम्हारा फूड का, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का साइक्लिंग। अच्छा, इसके बाद आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसके टाइप्स कुछ हैं, पिरामिड पता ऑफ है कोनो? नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। कि पिरामिड की ही क्यों बनाए गए, ये भी कहानी है, वाई पिरामिड को ही कंसिडर किया गया था बनाने के लिए, और क्यों क्यों नहीं बना दिया गया, पिरामिड ही क्यों बनाया गया। और कुछ स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया गया। आपकी आवाज क्लियर कितना नहीं है, आपके आपकी आवाज क्लियर ही नहीं है, टाइप करो। क्यों, पता है ना, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है कि नहीं। एनर्जी, बायोमास और नंबर जो होता है, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज होता है। तो इसीलिए ब्लॉक्स नहीं बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स नहीं यूज कर सकते हैं, हमको घटते हुए चीज को दिखाना है ना, तो एरिया घटते हुए चीज को डिटरमाइन करता है पिरामिड में, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। यही तो कारण था इसका। जो लिंडमन का जो एनर्जी 10% लॉ, ठीक है, उसको यूज किया जा रहा है। तो ये जो 10% लॉ के बेसिस पे इसकी कहानी बनी हुई है, किसकी, पिरामिड की भी कहानी उसी बेसिस पे बनी हुई है। तो पिरामिड जो तुमने बोला कितने टाइप के हैं, पहला टाइप कौन सा है, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर। ये कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, या सिर्फ वो होगा, क्या बोलते हो, इन्वर्टेड का उल्टा क्या होता है, अपराइट ही होता अपराइट, है। अपराइट, अपराइट। अपराइट एंड क्या, इन्वर्टेड? अपराइट ही होता है। नम अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम। तो अपराइट वाला बता दो कुछ। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, फॉर हम्म एग्जांपल पिराम लेक पॉन्ड। क्या, grassland ecosystem, pond ecosystem, lake ecosystem. वो मत बताओ, अरे फूड चेन बताओ। बेसिक कुछ चीज, हाँ, बेसिक कुछ किससे चीज में रिलेटेड है। पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है। नहीं नहीं, पिरामिड ऑफ नंबर का एग्जांपल दो ना, कोई फूड चेन जिसमें कि अपराइट हो, जिसमें कि इन्वर्टेड हो। राइट तो सर, Such as ग्रास ग्रास phytoplankton to zooplankton to small fishes to large fishes. तो ये पिरामिड अपराइट हो गया ना, नंबर डिक्रीज हो रहा ना एट ईच ट्रैफिक लेवल। कैसे, समझ में नहीं आया मेरे को। क्या बोलना चाहते हो, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो जू प्लैंक्टन को सपोर्ट करते हैं ना, तो फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा है।
हाँ सर, प्लैंटन से। ज्यादा प्रोड्यूस। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी तरीके से कोई टेरेस्ट्रियल वाला भी एग्जांपल दे दो। सर ग्रास, कैसल ग्रास को में खाने वाला जैसे ग्रास हॉपर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स ग्रासलैंड में। इकोसिस्टम। हाँ, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? ग्रासेस ज्यादा होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर हाँ, तो से कम। प्राइमरी कंज्यूमर्स में जैसे क्या आया तुम्हारा, ग्रास होपर है कि नहीं? ग्रास हॉपर। ग्रास होपर, और ग्रास होपर के ऊपर कौन आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में? फ्रॉग हुआ। जैसे फ्रॉग्स। मेंढक फ्रॉग्स मेंढक हो गए। मेंढक। अरे, हाँ। हाँ, रैट्स भी हो सकते हैं। उनके हाँ, ऊपर वो तो हो स्नेक्स आ सकते हैं। गए। हाँ, वो तो स्नेक्स आएगी। के ऊपर ईगल आ गए। हाँ, तो ये क्या हो रहे हैं हमारे अपराइट वाले। अब इन्वर्टेड वाले क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज करेंगे। वो इंक्रीज हाँ, करेंगे ना। इन्वर्टेड में तो उल्टा होगा, मतलब ऊपर से नीचे हाँ, आएगा ना। हाँ, 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 वो मतलब वो इंक्रीज करेंगे ना नंबर। प्रोड्यूसर कम, कंज्यूमर ज्यादा। ठीक हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो अगर मैं बात करूं, एक ओक ट्री है, ओक ट्री, है ना? हाँ, एक हाँ, ओक हाँ, ट्री हाँ, में थाउजेंड्स ऑफ क्या मिलेंगे, कैटरपिलर्स मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। मिलेंगे। हाँ, तो वो क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ कि नहीं? एक प्रोड्यूसर, बहुत सारे कंज्यूमर। कैटरपिलर्स कंज्यूमर्स। ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या हुआ, पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड। नंबर। फिर नहीं, पिरामिड ऑफ नंबर के टाइप्स। ठीक है। अब ये बताओ, पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड का ऑफ एग्जांपल। बायोमास। दो टाइप के इन्वर्टेड भी होंगे, अपराइट भी होंगे। अपराइट वाला ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट नहीं, हो ये जाएगा। अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा? दोनों होगा सर, बायोमास में दोनों अपराइट। होगा, दोनों ये दोनों होगा, दोनों। दोनों दोनों होगा। होगा सर, क्योंकि एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टन नंबर में ज्यादा है, बट बायोमास में बहुत कम ही होते हैं। अगर आप हम्म। लार्जर फिशेस की तरफ कंपेयर करो तो बायोमास वाला पिरामिड एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए खासतौर पे इन्वर्टेड रहेगा। हम्म। और टेरेस्ट्रियल का? मोरलेस सर अपराइट ही रहेगा। हम्म, क्योंकि ट्री का बायोमास ज्यादा है ऑब्वियसली, डियर वगैरह से। ये जितना भी, जितने ही इकोसिस्टम। ईगल्स हो जाएंगे ऊपर और वाले ट्रॉफिक लेवल में, एनर्जी वाला जो है। ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। हाँ, अपराइट। क्योंकि वो हमेशा डिक्रीज दस होता रहता परसेंट ही है से, ना। हाँ, दस हमेशा से परसेंट दस से परसेंट ही घटता है। आगे जाएगा। लेकिन प्लांट कितना परसेंट लेता है एनर्जी, ये बता सकते हो? प्लांट कितना परसेंट एनर्जी लेता है सन से? 1% ऑनली। हाँ। तो ये कहानी है। इसलिए हमको बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, हम लोग इसलिए इतना फूडी है, क्योंकि हम लोग तो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंच गए हैं। अब भूख तेज लग रही है हम लोग को, इसलिए दबा के खाते हैं हम लोग, है ना? क्यों चांद जी, सही बोला हाँ ना? सर, सही कहा। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते तो कितना बढ़िया होता है कि नहीं? हाँ, वो तो सही था वो सर। लोग गरम, हम लोग, जो जो लोग गर्म वाले एरिया में रहते हैं उनको कभी भूख ही नहीं लगती। हाँ, हम कोई मिल गया वाला वो बन जाते हैं ना, जादू। जादू। वो ओम 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 वो, करते हैं हम लोग। यस सर। उसके उसके हाथों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही तो होंगे, तभी तो एनर्जी को सोख पा रहा था। यस सर। ठीक है। तो होना चाहिए, इंसान कर लेगा, ऐसा क्या है, किसी ना किसी दिन कर ही लेगा। अब तो एनर्जी कैप्सूल बन चुका है, अब क्या ही दिक्कत है, खाना खाने की जगह में कैप्सूल खा लो।
फूड भी बचेगा। आर्टिफिशियली तो कुछ भी बना सकता है इंसान, है ना, आज के डेट में। एज को घटा दे रहे हैं, देख रहे हो, 60 के एज को 20 के एज में ले आ रहा है। वो है ना, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि इंसान अपना सारा जायदाद खर्चा करके अपने आप को यंग बना रहा है। ठीक है, वो तो पॉसिबल है। वैसे तो चांद जी और ये जो है कौन, अजय जी, ये लोग तो जिएंगे कम से कम 200 साल तो जिंदा रह लेंगे लोग आराम से। पहाड़ी कैसे इलाकों सर? में, पहाड़ी इलाकों में नहीं। पॉल्यूशन कम, पॉल्यूशन कम, और बढ़िया हेल्दी खाना पीना, जिंदा रहेंगे लंबे दौर तक, है कि नहीं। हम लोग तो पॉल्यूटेड वाले जोन्स में रहते हैं, हम लोग तो कचड़ा खा रहे हैं। वो भी दिल्ली में कचड़ा खा खा के आई है, अभी थोड़ा आराम कर रही होगी, खा तो कचड़ा ही रहे हैं। आप लोग ऑर्गेनिक खा रहे हो, तो 200 साल तो रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 साल तो अमूमन होता होगा पहाड़ी इलाकों में, नहीं रहते हैं लोग, जल्दी मर सर जाते हैं क्या। होता तो है, फर्टिलाइजर तो यहाँ पे भी यूज हो रहा है ना सर। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब कुछ यूज तो हो रहा है यहाँ पे भी। हम्म। और इंजेक्शन भी लग रहे हैं सब्जियों में।